लेकिन एक घटना मैं आपको और बता रहा हूं, उसके माध्यम से इतिहास का एक और सोर्स आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि साहित्य में किसी भी कहानी, किसी भी घटना को हम उस साहित्य में उसका उल्लेख हुआ हो सकता है कि साहित्यकार जो है उसे शब्दों में इतना अलंकृत कर दिया हो कि बढ़ा चढ़ा करके वो बातें देखने को मिल रही हूं। मैं अपना परिचय बताऊं कि पहले पढ़ा लूं? बता दें, कोई कुंडली थोड़ी ना मैच करवानी है, तो एकदम निश्चिंत भाव से बैठिए। आप सही जगह आए हुए हैं। आप कहीं ऐसे जगह नहीं है जहां विशेष डेमो देखने की जरूरत है, लेकिन अब वो विश्वास आपको करना होगा। हम तो कहेंगे ही कहेंगे। तो कॉलिंगवुड के अनुसार जो है हमने आपको डेफिनेशन लिखाया था, उसके बाद पैराग्राफ में लिख लीजिए और फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सामान्यतः 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 इतिहास का विभाजन करके देखा जाए, इतिहास का विभाजन करके देखा जाए, सामान्यतः इतिहास का विभाजन करके देखा जाए तो हम निम्न निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। नीचे फिर लाइन चेंज करके लिख दीजिएगा, इतिहास 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 तीन शब्दों से ठीक है, ऑब्लिक करके ऐसे बाबू लिख देना, कुछ विद्वानों के अनुसार दो शब्दों से। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास तीन शब्दों, कुछ विद्वानों के अनुसार दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे इति प्लस ह प्लस आस और ऑब्लिक इति प्लस हास। यानी कि दो शब्दों से इति और हास ले लेंगे और तीन बोलेंगे तो इति प्लस ह प्लस आस। जैसे इति प्लस ह प्लस हास। जहां 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 इति का तात्पर्य ऐसा ही, जहां इति का तात्पर्य ऐसा ही, जहां इति का तात्पर्य ऐसा ही, है का तात्पर्य निश्चित रूप से, और आस का तात्पर्य था, और आस का तात्पर्य था। इति का तात्पर्य ऐसा ही, है का तात्पर्य निश्चित रूप से और आस का तात्पर्य था। अर्थात तकनीकी वाले विद्यार्थियों को नमस्कार जी। सिमरन, क्या नाम है, मिस्टर यादव, कामनी, आदर्श, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लिखे हैं? अर्थात अतीत की वे घटनाएं, अतीत की वे घटनाएं अतीत की वे घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई हों,
अतीत की वे घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई हों। नए विद्यार्थी 5 मिनट रुक जाएंगे, नहीं तो अगर लिखना चाहेंगे तो वहां से लिख सकते हैं जहां से लिखा रहा हूं। निश्चित रूप से घटित हुई हो। इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह हम कह सकते हैं अतीत की वे घटनाएं अतीत की वे घटनाएं अतीत की वे घटनाएं जो जो निश्चित रूप से घटित हुई हैं, निश्चित रूप से घटित हुई हैं, इतिहास कहलाते हैं। इतिहास कहलाते हैं। किंतु 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 किसी भी घटना के किंतु किसी भी घटना के निश्चित रूप से किंतु किसी भी घटना के निश्चित रूप से घटित होने की बात प्रमाणों पर निर्भर करती है। प्रमाणों पर निर्भर करती है। की बात प्रमाणों पर निर्भर करती है। की बात प्रमाणों पर निर्भर करती है। ठीक है, यहां तक लाइन, 2 लाइन और। इतिहास में, हां उसी में, इतिहास में किसी भी घटना को इतिहास में किसी भी घटना को सच्ची घटना मानने के लिए सच्ची घटना मानने के लिए तीन महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। स्रोत यानी कि प्रमाण। 3 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। नंबर 1, पूरा तात्विक स्रोत। ठीक है, नंबर 1 पूरा तात्विक स्रोत। ठीक है, और पूरा तात्विक स्रोत जहां लिखेंगे वहां पूरा तात्विक स्रोत में जैसे भवन, स्मारक, सिक्के, ठीक है, अभिलेख आदि। ठीक, नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, इसमें भवन, स्मारक, सिक्के, अभिलेख आदि। नंबर 2 साहित्यिक स्रोत। अब बाबू इसमें क्या होता है, साहित्यिक स्रोत में 2 प्रकार के साहित्य होते हैं। एक तो होता है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, ठीक होता है, और एक होता है गैर धार्मिक या धार्मिकेतर। तो जैसे धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए वेद, पुराण, बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, और दूसरा जो इसमें है वो है धार्मिकेतर। धार्मिकेतर साहित्य में जैसे
कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है, बहुत सारी चीजें ये आदि करके, ये साहित्यिक स्रोत हो गया। और तीसरा जो है वो क्या है बताए थे, विदेशी यात्री। हां, विदेशी यात्री जो जिनके यात्रा वृत्तांत हैं, विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत। तो विदेशी यात्री में आप नाम मेगास्थनीज, हां, मेगास्थनीज की पुस्तक, हालांकि अभी यहां आगे हम लोग पढ़ेंगे लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, इंडिका। इसके बाद फाहियान, इनकी भी पुस्तक आगे लिखेंगे, फो को की। एक और नाम लिख लीजिए, वेन सांग आदि। यानी कि इन सबसे जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है, वेन सांग आदि, ठीक है। पॉइंट आउट हो गया। अभी देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, इससे कोई प्रश्न नहीं आने वाला है, ठीक है, परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन फिर आपको लग रहा है, देखो हंस रहे हो कि फिर क्यों पढ़ा रहे हैं। दरअसल ये बेस है, इसको जब आप समझोगे तब आगे की चीजों को आप अच्छे से समझ पाओगे। यहां तक की बातें पॉइंट आउट हो गई, सब लोग लिख लिए, ठीक है। ये नाराज काहे होके बोल रहे हो। तो अब कल की जो हमारी बात हुई थी, बस इतना ही हुआ था कि हमने अपना परिचय दिया था। बाकी जो नए विद्यार्थी हैं, हालांकि परिचय में बहुत अधिक नहीं रुचि होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जानना जरूरी होता है, एक उत्सुकता होती है। तो बाकी के लोगों को पता ही है, क्या नाम है भाई मेरा, है ना, शशांक पाठक नाम है मेरा। लगभग 13 वर्ष टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। इससे भी कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसके अलावा मेरा जो एजुकेशन है वो मास्टर्स है हिस्ट्री में, ठीक है, और साथ ही पीएचडी परसुइंग है। ये तो इतिहास विषय से रिलेटेड है, ठीक है। जो हमारी शिक्षा दीक्षा हुई गोरखपुर विश्वविद्यालय से, कहां से, डीडीयू यूनिवर्सिटी से। लेकिन 2006 में हम दिल्ली चले गए थे। कहां चले गए थे, दिल्ली चले गए थे। किस चीज की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके तहत आईएएस, ठीक है, और अन्य प्रकार की सेवाएं होती हैं। जितनी मेहनत हमको करनी चाहिए थी उतनी मेहनत हमने की नहीं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। लगभग 18-19 साल की अवस्था में मैं दिल्ली गया था। अब जब से आप हमें यहां देख रहे हैं, इस अवस्था में हम आए, नहीं तो हम दिल्ली से ही हर जगह जाते रहे। तो लगभग 20 वर्ष जो है हम दिल्ली को सेंटर बना करके ही अपनी सेवा देते रहे। और हिंदुस्तान में 3 से 4 स्टेट ऐसे हैं जहां सिर्फ हम गए ही नहीं, लंबे समय तक समय व्यतीत करके पढ़ा करके आए। राजस्थान पीसीएस जो है, उत्तर प्रदेश पीसीएस, मैं रहने वाला गोरखपुर के बगल बस्ती कमिश्नरी पड़ता है, उसके अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट है संत कबीर नगर। कबीरदास जी जो मगहर में जहां उन्होंने अपना जीवन त्याग किया था, वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन रह रहे हैं पटना में। तो यहां तक की यात्रा थी और हमें लग रहा है कि इतनी सारी चीजें आपको इतना विश्वास दिलाने में पर्याप्त है कि आप इस बात को समझें कि जो भी मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा वो उसको लेकर के आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हर दिन व्यक्ति सीखता है। तो कभी ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे जिससे हो सकता है तात्कालिक हमारे पास जवाब ना हो, बट इतना आप निश्चिंत रहिएगा
कि हम समय लेकर के सही जवाब आप तक प्रस्तुत करेंगे, हालांकि अभी कोई ऐसा चांस ज्यादा नहीं बनता है। तो परिचय हो गया। अभी जो आज वाले विद्यार्थी आए हैं, क्या नाम है? आधा तो सोच के बता रहे, इसलिए लग रहा कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि इतिहास कौन पढ़ाता, क्या पता कभी पढ़ाई देंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, और उस दिन बाकी कोचिंग में हंगामा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हटा दे, मिटा दे, इसको तो नोट नहीं करना है ना। ठीक, तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे इतिहास विषय की, उसमें हमने ये कहा कि इतिहास क्या है। तो इतिहास, अब सिंपल सी बात है, आप समझ जाएंगे कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के प्रकाश में अध्ययन इतिहास कहलाता है। लेकिन अतीत के उन्हीं घटनाओं का हम वर्तमान में अध्ययन करते हैं जो घटना निश्चित रूप से घटित हुई है। अब कौन सी घटना निश्चित रूप से घटित हुई है, इसको जो है एक प्रमाण पर हमें देखना होता है। तो तीन तरह के सोर्स होते हैं जिन पर किसी भी घटना को हम टेस्ट करते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो एक तो होता है पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि पुरातत्व डिपार्टमेंट अगर किसी भी घटना के बारे में अपनी जानकारी व्यक्त करता है तो हम मान लेते हैं कि वह घटना इतिहास है। दूसरा साहित्यिक सोर्स, साहित्य अगर किसी घटना को प्रमाणिक मानता है तो हम उसे भी मान लेते हैं कि वह घटना इतिहास है। और तीसरा, विदेशी यात्रियों की यात्रा वृतांत अगर किसी भी घटना का उल्लेख करते हैं तो उसे भी हम मान लेते हैं कि इतिहास है। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हम और आप उन सभी घटनाओं को आंख से नहीं देखे थे। तो ऐसे में जब पूरा तत्व विभाग किसी भी घटना के बारे में बात करता है तो ऐसा नहीं है कि एकदम उसी प्रकार से घटना घटित हुई होगी। हम लोग एक नजदीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे अशोक के अभिलेख जो शिलालेख हैं उस पर जो शासनादेश जारी किया गया है, हो सकता है कि उस शासनादेश और व्यवहारिक जीवन में बहुत अंतर रहा हो, लेकिन हम उस लेखनी के आधार पर ऐसा मान लेते हैं कि अशोक के समय में जो है इस प्रकार के जीवन के दैनिक नियम कानून व्यवस्थाएं विद्यमान थी। हो सकता है कि साहित्य में किसी भी कहानी किसी भी घटना को हम उस साहित्य में उसका उल्लेख हुआ हो सकता है कि साहित्यकार जो है उसे शब्दों में इतना अलंकृत कर दिया हो कि बढ़ा चढ़ा करके वो बातें देखने को मिल रही हों। तो एकदम एज इट इज नहीं होता है, लेकिन हम उसके करीब होते हैं, उस घटना के करीब होते हैं। विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत की बात करते हैं। आप सोचिए कि हम हिंदुस्तान के लोग जहां रह रहे हैं, हम अपने उस संस्कृति को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, हमसे भी मिस्टेक होता ही है। और वे लोग जो 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हमारी कंट्री में आएंगे, तो क्या वो बहुत अच्छे से हमारी व्यवस्था को समझ जाएंगे? नहीं समझ जाएंगे। तो उनके भी यात्रा वृत्तांत में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। लेकिन हम इसके बावजूद भी ये मान लेते हैं कि कहीं न कहीं हम उस जानकारी के नजदीक हैं। तो यही आपको मान करके चलना है कि जितनी भी सारे जो है साक्ष्य हैं, स्रोत हैं जो हमें घटना के बारे में जानकारी देते हैं, हम ये मान लेते हैं घटना वैसे ही घटित हुई होगी, लेकिन ये भी अंतर्मन में स्वीकार करके आपको चलना है कि उसमें पर्याप्त परिवर्तन बना रहता है। बड़ा अच्छा लग रहा है। हम भी जब ऐसे तुम लोगों के साथ पढ़ते इतना च्युइंगम खाते थे, और लपेट 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 ऐसे इसको निकालते थे, इतना बड़ा भुलाते थे, फिर फूट जाता था, फिर चिपक जाता था। और मजेदार बात यह है कि निकाल करके सीट के आसपास लगा देते थे। दूसरा कोई आता था, संजोग से हाथ रखा, सोचिए अब उसके हाथ पर चिपक गया, कपड़े पर चिपक गया। सोचिए कैसे कैसे भाव वह उसके प्रति व्यक्त करेगा जिसने उस च्युइंगम को लगाया होगा। तो भाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमें तो नहीं लगता है। गलत कह रहे हैं तो रोक दीजिएगा, ठीक है, बात समझिए। तो यहां तक की बातें कंफर्म हो गई कि इतिहास क्या है। अब किसी को डाउट तो नहीं है ना? अभी कल जो आपने बताया था किसी एक ने कि जो घटना पास्ट की है वो इतिहास कहलाती है। अब ऐसे आप नहीं बोलोगे कि कोई भी घटना पास्ट की इतिहास नहीं कही जाएगी, वही घटना इतिहास कही जाएगी जो सही रूप से घटित हुई है। और कौन सी घटना सही रूप से घटित हुई है उसके लिए प्रमाण की जरूरत पड़ती है। तो 3 टाइप ऑफ एविडेंस होते हैं, एक पुरातत्व, एक साहित्य और विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत। लेकिन एक घटना मैं आपको और बता रहा हूं, उसके माध्यम से इतिहास का एक और सोर्स आपको समझ में आएगा, और उस कहानी को एक कहानी के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को आगे शुरू कर देंगे। हालांकि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इतिहास भी हो सकता है, कहानी भी हो सकती है। इतिहास सही होता है, कहानी सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और उस कहानी को आप लोगों ने खूब अच्छे से सुना होगा। हमारे कहने में शब्दों का अंतर हो सकता है, लेकिन भाव जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। कुछ साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, रिलीज हो नहीं पा रही थी लेकिन हुई। संजय लीला भंसाली की एक फिल्म थी,
पद्मावत, पद्मावती। ठीक है, हमें लग रहा है कि 10 साल पहले की बात है ये। ठीक है, और हाँ लगभग इतना टाइम हो गया होगा। तो उस फिल्म को रिलीज होने में बहुत सारी समस्याएं हुई। दरअसल उसमें क्या था कि संजय लीला भंसाली की ही फिल्म थी ये, श्योर ना, उन्हीं की ही फिल्म थी। ठीक है, तो उस फिल्म में कुछ ऐसे सीन थे जो आपत्तिजनक सीन थे, और जिसको लेकर के जो है करड़ी सेना, ठीक है, करड़ी सेना के साथ साथ और भी लोग जो हिंदू धर्म आस्था में विश्वास रखते हैं, उन्होंने विरोध जताया। और परिणाम यह हुआ कि उस फिल्म को लेकर के बहुत सारी बातें हुई। अंततः उसमें कई सारे सीन को काटना पड़ा, और तब जाकर के वो फिल्म रिलीज हुई। उसकी मैं कहानी 5 मिनट में बता दे रहा हूं ताकि मैं अपने विषय से कोरिलेट कर पाऊं। उसमें यह दिखाया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, कौन? अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को लेकर के तरह तरह की कल्पना करता है। क्या करता है? तरह तरह की कल्पना करता है। और उस कल्पना में क्या क्या कल्पना करता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो, अब यहां पर बैठे लोग किस किस प्रकार की कल्पना कर बैठते हैं। अब वो कल्पना जो कर रहे हैं, ठीक है, विशेष करके प्रेम और आसक्त को लेकर के अगर कल्पना करते हैं और वो चीजें स्क्रीन पर दिखने लगे, तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा और आप पढ़ पाएंगे? बताइए, नहीं ना। अलाउद्दीन रानी पद्मावती के प्रति आसक्त हो गया, यानी कि प्रेम, और प्रेम भी नहीं कहिए, एक तरीके आकर्षण। अब उस आकर्षण में जो जो भाव मन में आता है वो अगर आप स्क्रीन पर दिखाने लगिए तो बात तो बिगड़ जाएगी। ठीक है भाई, किसके मन में क्या आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को नहीं देख रहा है। हम और आप सब लोग व्यवहारिक जीवन में बाहर निकलते हैं, चलते हैं, किसके प्रति कितने समय तक के लिए विचार आता है वो हमारे और आपके मन में ही आता होगा, फिर अपने मन में ही उस खत्म हो जाता होगा। अब पता चले कि हम अपनी पत्नी के साथ मार्केट में गए हुए हैं, या फिल्म देखने गए हुए, या कहीं गए हुए हैं, और हम बैठे हुए हैं, समाज के और भी लोग हैं, किसी के प्रति मन में हो सकता है 2-4-10 सेकंड के लिए भाव आ जाए। अब अगर वो भाव कहीं दिखने लगे सामने और उसको पत्नी भी देख ले, तो यही रात अंतिम, यही रात भारी। और पत्नी के लिए ही नहीं जो है, मतलब पति के लिए तो संकट है, और यही चीज उस वर्ग पर भी लागू होता है ना। तो समस्या आएगी कि नहीं आएगी? और किसी ऐसे लोगों के प्रति जो जिनकी विशेष रूप से समाज में आस्था हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी? मन में आया, मन में चला गया, और आना भी स्वाभाविक है भाई। नहीं आएगा तो फिर तो आप व्यवहारिक जीवन में हैं ही नहीं। लेकिन जो चीज दिमाग में, मन में आता है, उसको थोड़ी ना एक सीधे सीधे दृष्टिपटल पर ला करके बताना होता है। तो कहानी अब मैं थोड़ा बता रहा हूं, आप समझिए। दरअसल बात यह थी कि लगभग 1301 से 1303 ईस्वी के बीच की घटना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। किसका शासन था? अलाउद्दीन खिलजी का। और उसी समय राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में एक राज्य हुआ करता था, चित्तौड़। कौन सा राज्य हुआ करता था? चित्तौड़। जहां के राजा थे राजा रतन सेन, ठीक है, या रावल रतन सिंह। तो राजा रतन सेन का शासन प्रशासन बहुत बढ़िया चलता था, बहुत बढ़िया चलता था, एकदम जनता अमन चमन में थी। राजा रतन सेन की एक रानी थी जिनका नाम था नागमती। क्या नाम था? नागमती। राजा रतन सेन रानी नागमती से बेपनाह मोहब्बत करते थे। कैसी मोहब्बत करते थे? बेपनाह। पीछे से करा ओ, अब करते थे तो करते थे, ठीक है। तो कैसी मोहब्बत करते थे भाई? शर्माना नहीं है। बाद में अगर पता चलेगा कि पत्नी को आप प्रेम नहीं करते हैं, तो पता चलेगी जो है बड़ी समस्या और संकट आ जाएगा, है ना। हाँ, तो नहीं भी रहेगा भाव तो भी बोलिएगा कि तुम्हारे सिवा अब ना चाहत करेंगे। हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा, ये सब वही वाले हैं जो कई चाहत रखते हैं, है ना। अच्छा, कौन ये आवाज निकाला है ना। अच्छा, एक दिन की बात बताए। हमारा एक विद्यार्थी वही बैठता था जहां पर वो बैठा हुआ ऐसे करके, और विद्यार्थियों के प्रति हमारा बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह रहता है, तो ऐसे तरह तरह की आवाज निकालता था। जब भी कभी उसको ऐसा कोई कंटेंट मिल जाता था, सुन लीजिए, कोई कंटेंट मिल जाता था, तो ऐसे ही खुश होकर के आवाज निकालता था। तो उसकी आवाज से थोड़ा सा मतलब एक इंटरटेन होता था, लेकिन कई बार आवाज निकालने पर थोड़ा सा खराब भी लगने लगता है। तो अब सबसे पूछना और देखना बड़ा मुश्किल था। एक बार की बात है, संजोग देखिए, मतलब मैं ऐसे कुछ बता रहा था और वह आवाज निकालने के प्रोसेस में था।
है ना। सुन लीजिए हकीकत, और हमारी निगाह उस पर टिकी हुई है। हमें नहीं पता कि वही आवाज निकालता है या आवाज निकालेगा, और वो आवाज निकालने के प्रोसेस को शुरू कर चुका था। अब वो रोकना चाह रहा था लेकिन रुका नहीं, और वो आवाज निकल रही थी, मैं उसे देख रहा था। उसके बाद वो भी साइलेंट और हम तो कई बार ऐसे होता है कि कितने भी हो, है ना। खैर अच्छी बात है। तो राजा रतन सेन की एक रानी थी नागमती, उनसे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। मैं क्यों कह रहा हूं, ताकि अभी आप लाइन को समझ पाएंगे। अब हुआ क्या कि उनके दरबार में एक तोता रहता था। तोता समझते हैं? तोता का मतलब होता है तोता। तोता का मतलब क्या होता है? तोता होता। कहीं ईटा उटा लगा दिए हैं बाबू, बंद कर दें, बुरा थोड़ा सा बंद कर दें, बीच बीच में वो आएगा तो दिक्कत। तो बाबू तोता का मतलब क्या होता है? तोता। अब बात समझिए, तोता राजा रतन सेन के दरबार में रहता था, सब कुछ बड़ा बढ़िया था। अब एक बार तोता जो है उड़ते 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 उड़ते, समझ रहे कितना उड़ रहा है? बहुत उड़ रहा है। उड़ते उड़ते चला गया एक टापू पर, और उस टापू को इतिहास में उस समय सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में श्रीलंका के नाम से। तोता उस बाग में पहुंचा, बड़ा अमन चमन, परम आनंद था। ओहो, मतलब तोते को क्या चाहिए? फर्स्ट क्लास, बड़ा खूबसूरत बाग। और आनंद और बेहतर तब बन गया कि जब उस बाग में उस देश की, ठीक है, राजकुमारी भी जो है विचरण किया करती थी। राजकुमारी उस बाग में आती थी, सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। अब तोता जो है उसको तो सुंदर सा बाग मिला, और साथ ही साथ जो है वो राजकुमारी को भी देखता था। राजकुमारी हर दिन आया करती थी, तोता हर दिन देखता था। राजकुमारी अपना क्रीड़ा करके चली जाती थी, और तोता फिर अपने आप में खुश रहता था, अगले दिन फिर इंतजार करता था। ऐसे करते 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 राजकुमारी के प्रति उसके मन में आकर्षण हो गया। क्या हो गया? आकर्षण हो गया। हम प्रेम भी कह सकते हैं, लेकिन प्रेम और आकर्षण में अंतर होता है, ठीक है। लेकिन तोते को फिर एक समय के बाद याद आया कि उसे अपने राजा के पास भी जाना है। मैं फिर कह रहा हूं, कहानी में अंतर हो सकता है, ठीक है, लेकिन भाव हमें आपको बताना है। और वो सिंघल द्वीप की जो राजकुमारी थी, उन्हें इतिहास में पद्मावती या पद्मिनी के नाम से जाना जाता है, बहुत खूबसूरत। अब तोते को हो गया प्रेम। तोते को क्या हो गया? प्रेम। अब सोचिए, अब आप जब तोते को प्रेम हो गया तो तोता अब अपनी बात को कैसे कहे? वो राजकुमारी और ये तोता। अब राजकुमारी और तोते का मिलन हो सकता है जी? कैसे? इसीलिए हम आपको बताएं, कई तोते आज भी भ्रम में रहते हैं, है ना। वो जैसे 14 फरवरी आता है वो अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। अब वो भूल जाते हैं कि हम तोता और वो राजकुमारी। लेकिन खुश मत होइए, कई राजकुमारी अपने आप को राजकुमारी समझ लेती हैं, है ना, और वो सुंदर तोते को छोड़ देती हैं, और उसके बाद तोते की जगह पर फिर कौवा मिलता है। बुझाया? देखो ये सब तोता कौवा वाला खुश हो रहा है ना। लेकिन जो भी है बाबू, भाव समझिए। अब उनको आकर्षण, लेकिन फिर भी उन्हें अपने राजा की याद आई, अपने वतन की याद आई, और वह तोता जिसका मानवीकरण किया गया उसका नाम था हीरामन तोता। अब वह तोता चित्तौड़ वापस आ गया। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीते, उसका मन ही न लगी। अच्छा, उसको लगा कि अट्रैक्शन हुआ होगा, तो जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, वो 3 से 4 दिनों का होता है। जैसे फिर आप किसी दूसरे खूबसूरत वस्तु को देखेंगे या फिर किसी दूसरे खूबसूरत चीज को देखेंगे, तो फिर वहां पर वो आकर्षण शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। लेकिन प्रेम शिफ्ट नहीं होता है। प्रेम में तो एकदम कसम खा लिया जाता है कि तुझको ही, है ना, वाला गाना नहीं सुने हो? तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, है ना। वो कितने होता है? प्रेम में। और आकर्षण में, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और। मैं नहीं कह रहा, मेरी बातों पर मत जाना तुम लोग। ये समाज से जो लेसन मिलता है, जो सीखा जाता है। तो तोते को यही भाव था। तोते को लगा कि आकर्षण है तो 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए, आप लोगों को भी बीच बीच में आकर्षण होता होगा। जो जिस उम्र अवस्था से आप गुजर रहे हैं, इतना आसान थोड़ी होता है गुजरना, है ना। इसको पार कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी पराक्रम शक्ति होनी चाहिए। और आप देखिए, याद होगा, ये आकर्षण का खेल आप 10वीं के बाद से शुरू कर दिए होंगे। जब 10वीं की गर्मी की छुट्टी में आप लोग नात बांध रिश्तेदार के वहां शादी विवाह में जाते होंगे, और वहां पर एक दूसरे पक्ष से लोग भी आते होंगे या आती होंगी। तो 4 दिन का जो आपका वो मिलन होता है, बातचीत होता है, फिर इसके बाद जब आप वहां से अपने अपने घर वापस आते होंगे, देखिए मन नहीं लगता होगा। 2-3 दिन तक बेगानों की तरह घूमते होंगे। कोई बाग बगीचा में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। और फिर जब अवसर मिलता होगा, दूसरी जगह जाते होंगे, तो पहला वाला सिस्टम भूल जाता है। देखो कितना ध्यान से सुन रहे हैं, हमारे मित्र हैं, है ना।
तो आप देखेंगे कि फिर वहां जाकर के फिर वो चीजें वहां होती हैं। नहीं, शर्मानी बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम लोग अपना शेयर करते रहते हैं। अब हमारी तो कोई कहानी बची नहीं है, लेकिन शेयर करते रहते हैं तो हम अपने अनुभव के आधार पे। हाँ, तो बाबू सुन लीजिए आप लोग जो है, तो ये आकर्षण स्थिति, ऐसी स्थिति से अमूमन कुछ लोग तो गुजरे होंगे ना। ऐसे कितने लोग हैं हमारे जो सहयोगी छात्र हैं जो हाँ ऐसी चीजों को हाँ हाथ खड़ा कर ईमानदार है। अब इधर कहां देख रही हो, पीछे मुंह करके है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हो कि हम लोग किस स्तर की बात कर रहे हैं। ऐसे बैठी हुई इसे लग रहा है बुद्धत्व प्राप्त हो गया है। समझ में आया है? तो समझिए, अब हीरामन तोते को लगा कि जो है आकर्षण, लेकिन दिक्कत यह था आकर्षण तो था नहीं, उसको तो था प्रेम। लेकिन अब वो तोता क्या करे, तोता क्या करे, तो उसने अच्छा तोता है, वो तो जानवर है, पशु है, उसको क्या करना है, राजकुमारी को देखना है, बस उसी में उसका प्रेम जिंदा रहेगा। तो तोते ने सोचा कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि जो राजकुमारी है वो चित्तौड़ की रानी बन जाए। तो वह जो है राजा रतन सेन के पास गया और राजा रतन सेन से कहा कि महाराज, सिंघल द्वीप में एक ऐसी राजकुमारी है जो ब्रह्मांड सुंदरी, विश्व सुंदरी है। मतलब कि जो है अपने समय के जो हमारे वहां के रीता फारिया, सुष्मिता सेन, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय, मतलब इन सब से भी ऊपर उठ करके राजा रतन सेन ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, ऐश्वर्या से भी ज्यादा खूबसूरत। उसने कहा जी महाराज, है ना। अब जैसे 2 3 बार 4 बार कहा ना, तो राजा थे, मध्यकाल की बात थी, राजाओं में तो विवाह परंपरा तो विद्यमान थी। लेकिन राजा साहब जो है अपनी पहली रानी से, हमने एक सेंटेंस बोला था कि बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो जब बेपनाह मोहब्बत करते थे तो अपना जो ये मन में भाव उठा था उसको रानी साहिबा से कह नहीं पा रहे थे। डर था कि पहले मैं बोल चुका हूं कि तुम्हारे सिवा अब ना चाहत करेंगे, और अंदर से चाहत का भाव आ गया है। अब नागमती से कैसे बोलें, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनको कष्ट उसी प्रकार का था जिस प्रकार से द्वापर युग में राजा शांतनु को कष्ट था जब वो सत्यवती से प्रेम कर बैठे थे। ठीक है, सत्यवती के बारे में समझ रहे हैं ना। सत्यवती केवट कन्या थी, राजा शांतनु सत्यवती से प्रेम कर बैठे गंगा जी के मृत्यु के बाद, और भीष्म पितामह का यानी कि देवव्रत का जन्म हो चुका था। तो जब सत्यवती से प्रेम कर बैठे तो सत्यवती से शादी करने के लिए गए, तो सत्यवती के पिता ने कहा कि हम अपनी पुत्री का विवाह तभी आपके साथ करेंगे जब इसका पुत्र राजा बनेगा। अब राजा शांतनु के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनका एक पुत्र ऑलरेडी देवव्रत तो थे ही थे। तो जो है इन्होंने कहा राजा शांतनु ने कि नहीं नहीं नहीं, फिर हम विवाह नहीं करेंगे, और ऐसा कह के चले आए। लेकिन रह ही नहीं पा रहे थे, इतना बेचैन हो गए थे कि वो सत्यवती से प्रेम और विवाह करना ही चाह रहे थे। अब उनके इस दुख दर्द को जो है देवव्रत ने सुन लिया, समझ लिया। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि मित्र का दुख हो तो समझ में आता भी है, चर्चा किया जाता है कि भाई हम क्या करें तुम्हारे लिए। अब पता चले कि पिताजी ही प्रेम में पड़ गए हैं, तो फिर कैसे उनके प्रेम का निदान किया जाए। लेकिन फिर भी देवव्रत ने जो है उस कष्ट को समझा, और फिर जाकर के केवट राज से बात की और कहा कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, और ना तो मैं कभी सिंहासन पर बैठूंगा। तब जाकर के शांतनु का विवाह हुआ। खैर उस कहानी को वहीं पर छोड़िए, अब आगे बढ़िए। अब यही स्थिति बाबू आप देखेंगे कि राजा रतन सेन की हुई। तो राजा रतन सेन ने जैसे तैसे रानी नागमती को बताया अपनी वेदना, विरह वेदना। ठीक है, तो रानी नागमती से जब उन्होंने कहा कि हम मतलब इस तरह की चीजें हैं और हम सिंघल द्वीप जाना चाहते हैं, तो रानी नागमती, अब बताओ रानी नागमती स्वीकार करेगी क्या। लेकिन मध्यकाल की बात है। अब राजा रानी नागमती भी बहुत प्रेम करती थी। अब जो भी है पति परमेश्वर होते थे, अभी भी होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अब पत्नी देवी होती है लेकिन पति परमेश्वर नहीं हो सकते, और आप लोग देवी रहेंगी, है ना, पर हाँ अब वो परमेश्वर नहीं हो सकते हैं। तुम लोग सुन लो, इतिहास विषय का यही ज्ञान है। ठीक है, अब नागमती ने कहा कि ठीक है, अगर मान लीजिए आपको खुशी है, दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कष्ट तो होता ही होगा ना। है, आज के समय में अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो क्या आप लोग स्वीकार कीजिएगा। है नहीं, आप लोग तो कहेंगे गुरुजी कोर्ट से इजाजत दिला दीजिए, है ना। लेकिन बड़ी संकट होती है, संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, तो हुआ क्या बाबू, मेन बात आप समझ लीजिए, मुद्दे की बात। अब राजा रतन सेन जो है सिंघल द्वीप की तरफ जाएंगे। राजा रतन सेन जब सिंघल द्वीप की तरफ गए, वहां पर वह रहते हैं। लेकिन इस घटना का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी, एक साहित्यकार हुए हैं, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने 12 मासा नाम से जो है रचना की है, और उसमें नागमती, राजा रतन सेन और पद्मावती की इस पूरी घटना का जिक्र उन्होंने किया है।
यहां पर आप देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में, और यह घटना 1301 से 1303 के बीच में हो रही है। 1540 में जो उन्होंने वर्णन किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि नागमती, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं, हिंदी साहित्य आप लोग पढ़े होंगे, उसमें लिखा है कि नागमती चितौर पथ हेरा पिय जो गए पुनि कीन्हन फेरा, कि जब से नागमती उस पथ को निहार रही है, जिस पथ से, पथ मतलब रास्ता, जिस पथ से उसके स्वामी गए हैं, नागमती चितौर पथ हेरा पिय जो गए पुनि कीन्हन फेरा, जब से गए तब से आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और फिर नागमती क्या कहती है कि जिन घर कंता त्यों सुखी, जिन गारो और गर्व कंत प्यारा बाहिरे सब सुख भूला सर्व, जिसके घर कंता उसके पति हैं उसका संसार सुखमय है, भले ही इस चित्तौड़ का सारा साम्राज्य हमको सौंप करके गए हैं, पर वो सुख, वो आनंद नहीं है जो उनके रहने पर। इस विरह वेदना को मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने उस रचना में बखूबी वर्णन किया है। मलिक मोहम्मद जायसी तो यहां तक लिखते हैं कि नागमती के शरीर से जो तप निकल रहा था, जो उष्मा निकल रही थी, उसके अगल बगल से अगर आप गुजरते तो पिघल जाती। अब यह मत पूछना कि नागमती काहे नहीं पिघली, मुझे नहीं पता है, बट ऐसी बात है, मतलब जो भी है। खैर, वहां राजा रतन सेन जो है जाते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत अधिक डिटेल में नहीं जाएंगे। अब रानी राजकुमारी पद्मावती रानी पद्मावती बनकर के चित्तौड़ आती हैं। बड़ा अच्छा, दोनों बहनें खूब अच्छे से साथ में रह रही थी। दो सहेलियां तो रह ही नहीं पाती हैं, सोचो दो बहनें कैसे साथ में रह रही थी। यही सामंजस्य आप लोगों को बैठाना है, तुरंत बात बात में युद्ध करा देती हैं। आई बात समझ में? नहीं, हम सब कुछ ठीक है ना, घर परिवार है ना वो अपने हमारी बिरादरी की हैं, मतलब हम लोग एक ग्रुप वाले हैं। और भी कोई है हमारे ग्रुप से? पुरुषों में, बालकों में किसी की शादी ब्याह हुई कि नहीं है ना? तुम लोगों का 4 साल होना भी नहीं है, 4-5 साल ऐसे यही रहेगा। अब सुन लो, अब आ गए। अब जो हीरामन तोता था वो रानी को देखा करता था, तो रानी को देखा करता था तो हीरामन तोते का प्यार जिंदा था। एक बार रानी किसी ऐसी अवस्था में रही कि जिसमें हीरामन तोते ने रानी को देख लिया, और हीरामन तोते की इस हरकत को राजा रतन सेन ने देख लिया। अब बताओ कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त करेगा जी? और उस जमाने में, ए बाबू मैसेज कर दीजिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, लिख दीजिए मिस यू, देखो MISS, और ये भी लिख देना कि क्या बाबू या सोना, बाबू सोना, है ना? बोलो हिस्ट्री वाला मास्टर पढ़ा रहा है, उसी क्लास में, आप कहो तो अभी निकल के आ जाए। जैसे एक ही और व्यवस्था है, गाड़ी की व्यवस्था है, अगर कभी ऐसा रहे तो तुरंत तनिक भी हमारी क्लास में एक बार जान लो, अधिकारी बनो चाहे ना बनो, लेकिन जो भविष्य बना करके जिसके लिए तैयारी कर रहे हो वो नहीं हाथ से जाने चाहिए, किसी का भी हो, है ना? हमसे जो गलती हुई है वो नहीं दोहराना है, ना हम अधिकारी बने ना हाथ में ही कोई आया, तो हम वो नहीं चाहते हैं। आप लोगों के लिए भी यही है, तो नहीं लिखना चाहिए, उससे अपना माइंड डाइवर्ट होता, हमें अपना जीवन याद आने लगता है। हाँ, रात रात भर नींद ना आए, 3 बजे 4 बजे मैसेज करते थे, 7 बजे रिप्लाई आता था, वो भी रात भर, जब तक रिप्लाई नहीं आए तब तक तनाव में रहता था कि भगवान जाने क्या होगा। फिर अगले दिन मैसेज करना था कहीं और कि कहां से पॉजिटिव रिप्लाई आए। नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद होता है। सब कुछ जीवन जगत है, अधिकारी बन जाइए, जीवन जगत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तनाव मत लीजिए, टाइम नहीं बर्बाद करना है। मेन मुद्दे की बात सुनो, हम यहां कहानी नहीं सुना रहे हैं, यहीं से प्रश्न आएगा, अभी तक जो बताया वहां से नहीं आएगा, क्वेश्चन यहां से आएगा। अब वहां पर हीरामन तोते ने हीरामन तोते को देख लिया, काहे समझा रही है उसको इतना खुश होकर के, कोई तोता देख लिया। अब उसके बाद जो है बाबू, अब राजा रतन सेन ने तोते को देश निकाला कर दिया। अब तोता चला गया दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी के पास। ठीक है, कहा सुल्तान चित्तौड़ में एक ऐसी महारानी है जो ब्रह्मांड सुंदरी है। अब मध्यकाल की बात, सुल्तान कहा अच्छा, विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी, जो विश्व में सबसे खूबसूरत, वह चित्तौड़ में क्या कर रही है? उन्हें तो दिल्ली की शोभा बढ़ानी चाहिए। और नारी को जब जब वस्तु और शोभा के दृष्टिकोण से देखा गया तब तक पतन सुनिश्चित हुआ है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने के बाद किसी भी युद्ध में डायरेक्ट भाग नहीं लिया था। सुल्तान बनने से पहले उसने अभियान किया था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद उसने डायरेक्ट दिल्ली से अभियान डायरेक्ट नहीं लिया था। डायरेक्ट कहने का मतलब, मेरी बात सुन लीजिए, हालांकि चित्तौड़ से पहले उसने जो है रणथंभौर आक्रमण किया, लेकिन पहले नहीं गया, पहले अपने सेनापतियों को भेजा था, और जब रणथंभौर में पराजय हो रही थी तब गया था। लेकिन
अपनी सेना के साथ दिल्ली से रवाना पहले युद्ध के लिए हो रहा है सुल्तान बनने के बाद। चित्तौड़ को इसने अलाउद्दीन ने घेर लिया चारों तरफ से। राजा रतन सेन परेशान करी, ये क्या मैटर हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में वार्तालाप हुई। राजा रतन सेन ने कहा, अरे भाई अलाउद्दीन अचानक यहां आना हुआ। कहा अचानक नहीं, कुछ प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि बताइए राजा रतन सेन, तुम्हारे हर अरमान को पूरा करेंगे। उसने कहा पूरा करिएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल कसम। उन्होंने खाओ विद्या कसम, फंस गए मैटर में, है ना। उन्होंने कहा बताइए तो, बताओ सुल्तान। देखिए एक चीज और था, सुल्तान अकेले नहीं आया था, उसके साथ 5 लाख सैनिक चित्तौड़ को घेरे हुए थे। और आपको जान करके हैरानी होगी, उन 5 लाख सैनिकों में 4 लाख से ऊपर राजपूत सैनिक थे जो एक राजपूत राज्य को घेरे हुए थे। अलाउद्दीन के बस की बात नहीं थी। अलाउद्दीन के साथ 4 लाख सैनिक राजपूत जो चित्तौड़ को घेरे हुए थे, जो इसलिए राजा रतन सेन काफी परेशान दिख रहे थे। सुल्तान से जब बातचीत हुई तो उसने कहा सुने हैं कि जो नई महारानी आई हैं बहुत खूबसूरत हैं। अब कोई ऐसा बात करेगा तो थोड़ा सा गंभीरता तो आ ही जाएगा। उन्होंने कहा नहीं 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 ठीक है। उन्होंने कहा ठीक नहीं है, हम एक बार देखना चाह रहे हैं, ठीक है, और अगर ऐसी बातें हमारी नहीं माने जाएंगी तो चित्तौड़ को हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। राजा रतन सेन तलवार निकाल ली। उन्होंने कहा युद्ध अभी हो जाएगा, लेकिन उनको समझाया गया। वो गए महल में। रानी पद्मावती से उन्होंने इस बात को कहा। रानी पद्मावती बहुत बड़ी वीरांगना भी थी, बहुत बड़ी वीरांगना और युद्ध कौशल में बड़ी निपुण। उन्होंने कहा कि अगर देखने की इच्छा सुल्तान की है और उससे हमारा चित्तौड़ साम्राज्य बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आ सकते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी महल की तरफ आगे बढ़ता है और रानी पद्मावती को देखता है। कुछ लोगों ने कहा कि स्टोन पहना था उसमें उसने देखा, कुछ लोगों ने कहा कि दर्पण में देखा, बस कहीं भी देखा और देखते ही उसके मन में भाव आ गया तुझको ही। समझ में आया? भाव आ गया। अब जब ये भाव आ गया, ये तो बात हुई नहीं थी, बस बात बिगड़ गया। उसने कहा नहीं, अब जो है हम आपको दिल्ली सल्तनत की देखिए मलिका ये जहां बनाएंगे। बस तलवार खींच गया और युद्ध हुआ। उस युद्ध में धोखे से राजा रतन सेन जो है मारे गए, शहीद हुए। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है अब अपने कारवां के साथ आगे बढ़ता उस महल की तरफ जहां रानी रह रही होती हैं। वह आगे की तरफ बढ़ता और कहा जाता है कि वह आलिंगन हेतु आगे को बढ़ता है और रानी उधर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जो है तमाम राजपूत और जो है छत्रानियों के साथ जो है रानी ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। एक साथ जब सामूहिक रूप से लोग चिता को अपने आप को समर्पित कर देते हैं सतीत्व की रक्षा हेतु तो जौहर कहा जाता है। रानी ने जौहर कर लिया और न सिर्फ राजस्थान के इतिहास में समूचे भारत और विश्व के अधिकांश जगहों पर रानी की गौरव गाथा गायन होने लगी और रानी को देवी का दर्जा प्राप्त हो गया। आज वर्तमान समय में रानी पद्मावती जो है एक देवी की दर्जा के रूप में प्राप्त है। अब दिक्कत क्या था कि जब संजय लीला भंसाली इस फिल्म को बना रहे थे तो उसमें उन्होंने उन सारी चीजों को इस सिल्वर स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जो अलाउद्दीन सोचता है। अब एक बात बताइए, हम और आप मान लीजिए थिएटर में बैठ करके फिल्म देखते और अलाउद्दीन जो सोचता है वो स्क्रीन पर दिखाया जाता, और वो भी एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जो देवी का दर्जा प्राप्त की हुई है, तो फिर वो बताइए नहीं अच्छा फिर बर्दाश्त के बाहर होता ना। ऐसा नहीं कि हम और आप सिल्वर स्क्रीन पर नायक नायिका को प्रेम करते हुए नहीं देखते हैं, देखते हैं, लेकिन वहां दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है किसी धार्मिक महिला के साथ और उस अवस्था में दिखाया जा रहा हो, नहीं दिखाया जा सकता ना। फिर कोई ऐसा फिल्म कोई डायरेक्टर बना करके दिखाए, उसी दिन उसको छोटा कर दिया जाएगा कि पता चले कि जो है वहां पर जो हम लोग जिनको देवी दुर्गा मानते हैं और उनके साथ कोई गलत सीन नहीं हो सकता ना। बाकी वैसे तो कोई बनाए, क्या दिक्कत है, उस पे तमाम तरह के उस पे ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट आता है तो उसको लोग देखते होंगे सारी चीजें। बट ये उस कल्पना को दिखा रहे थे जिसको लेकर के ये सारी बवाल हुई थी। अंत में हुआ क्या कि इनको 2-4 लोगों ने शूटिंग के दौरान थप्पड़ भी लगा दिया। अब ये मामला आगे बढ़ गया। मैं जो कहना चाह रहा हूं अब सुन लीजिए। प्रश्न ये था कि ये कहा गया कि हम इस करेक्टर पर फिल्म बना सकते हैं और इस तरह की फिल्म। लोगों ने कहा कि कोई भी ऐतिहासिक करेक्टर, ऐतिहासिक का मतलब कि जो घटना सचित रूप से घटित हुई है उस घटना पर, और अगर वो ऐतिहासिक करेक्टर देवी दुर्गा का स्थान प्राप्त कर लिया है तो उस पर गलत फिल्मांकन आप नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि वो करेक्टर ऐतिहासिक है ही नहीं, ये कपोल कल्पित कल्पना है, कोई पद्मावती नाम की रानी नहीं हुई थी। बस मैटर यहीं पर फंस गया। अब देखिए पूरा तत्व विभाग इस घटना को प्रमाणित नहीं करता है, तो एक सोर्स तो ये खत्म हो गया कि हां कोई पद्मावती नाम की रानी नहीं।
विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत में भी इस बात की जानकारी हमें ज्यादा नहीं मिलती है पद्मावती के बारे में, यानी कि दूसरा सोर्स भी खत्म। और अगर 3 सोर्स पर कोई घटना प्रमाणिक नहीं होती है तो घटना इतिहास नहीं कहलाएगी। अब तीसरा सोर्स बचा हमारे पास साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत जो है मलिक मोहम्मद जायसी से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त हो रही है, और मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में इसका उल्लेख किया। और इस घटना के बारे में जो हम लोग बता रहे हैं लगभग 1301 से 1303 के बीच में लगभग 250 वर्ष का गैप, साहित्य में उसी घटना को ऑथेंटिक मान लिया जाता है जब साहित्यकार और घटना पैरेलल चल रही हो, एक समय काल के आसपास चल रही हो। 250-250 साल का जो गैप होता है उसको नहीं माना जाता है, बहुत समस्या होती है। तो इस आधार पर तो पद्मावती जो है वह तो फिर प्रासंगिक है ही नहीं। लेकिन पद्मावती आस्था का केंद्र, ये हुआ कि फिल्म बनाया जा सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। तब बात यह आया कि नहीं, कोई भी बातें, कोई भी चीजें अगर वो इतिहास कहलाए या ना कहलाए, लेकिन अगर धर्म और आस्था से जुड़ जाए तो वो भी इतिहास के अंतर्गत आएगा। क्योंकि पद्मावती धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है हमारे लिए, तो अभी इतिहास बन जाएगा। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी घटना के प्रामाणिकता के 3 सोर्स होते हैं, लेकिन एक चौथा सोर्स भी आपको मान करके चलना होगा अगर कोई भी चीजें धर्म और आस्था से जुड़ी हो। तो पूरे इतिहास विषय के अंतर्गत जिस किसी भी घटना का हम लोग उल्लेख करेंगे वह घटना जो है इन्हीं सोर्स पर आधारित होगी, और अगर 3 सोर्स पर नहीं है तो चौथा सोर्स जरूर उसका वेश बनेगा। अब आप लोग इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, उसको भली भांति समझ गए होंगे, भूलेंगे तो नहीं। ठीक है, मैं इस बात को मान करके चलूं। ठीक है, अब एक सुंदर सा हेडिंग लिखिए, इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन अभी ये इंट्रो पार्ट में ही चल रहा है। इतिहास का विभाजन। ठीक है बाबू, देखिए इतिहास का जो विभाजन है ना, उसके 3 आधार हैं। कितने आधार हैं? 3 आधार हैं। एक तो होता है कि सामान्य विभाजन। क्या होता है? सामान्य विभाजन। और सामान्य विभाजन के अंतर्गत नॉर्मल हम लोग क्या बोलते हैं? प्राचीन इतिहास। लिखते रहिएगा, प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा आधुनिक इतिहास। यही सामान्य विभाजन है ना। और इनकी अगर समय काल की हम लोग बात करें बाबू, तो लिख सकते हैं लाखों वर्ष पहले से लगभग 712 ईस्वी तक। प्राचीन इतिहास इसी को मानते हैं। मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ऑब्लिक करके लिखिएगा, 1757 ऑब्लिक 1764 ऑब्लिक 1857 तक, ये मध्यकालीन। ठीक है मुन्ना। और तीसरा, इनमें से किसी भी एक डेट को हम उठाएंगे तो 1707 से उठा लेते हैं और यहां से लेकर के 1947 तक। यह पहला विभाजन है, सामान्य विभाजन। पहला विभाजन है सामान्य विभाजन। ठीक है बाबू।
अब इसके बाद इतिहास का विभाजन में पहला विभाजन सामान्य विभाजन, जिसके आधार पर हम लोग एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की बात करते हैं। अब देखिए पॉइंट आउट हो गया ना मुन्ना। चलिए अब दूसरा यानी कि यहां पर लिख देते हैं हम। अगले पेज से चले, आप लोग भी अपना नीचे बना लीजिएगा। सेकंड, जो दूसरा विभाजन है इसका आधार क्या है? लिपि। क्या आधार है? लिपि यानी कि लेखन। और इस आधार पर भी इतिहास का विभाजन 3 भाग में हुआ है। नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल। और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। मजेदार बात है कि हर विभाजन 3 प्रकार से है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि यहीं पर इन तीनों का डिफिनेशन भी आप एक साथ लिख लें। अब लिखिए नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक काल। अब हेडिंग लिखिए प्राग ऐतिहासिक काल। एक क्लास और उसके बाद तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। हालांकि ये जो सारी क्लासेस हैं मैं सीधे अपने टॉपिक पर आ जाता, लेकिन मेरा मानना है कि टॉपिक पर आने के बाद ये सब बेसिक चीजें फिर दोबारा से समझाया नहीं जाता है, फिर आगे लोग बढ़ जाते हैं। तो हमारी क्लास में थोड़ा समय तो लगता है चीजों को। जैसे हम 10 क्लास कहेंगे तो हम 15 क्लास पढ़ाते हैं, 15 क्लास कहेंगे तो 20 क्लास पढ़ाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने नोट्स को ही मेहनत करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। अब एक चीज देखिए, जैसे इतिहास के विभाजन को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो विद्वानों ने इतिहास के विभाजन को 3 तरीके से देखा। एक सामान्य विभाजन किया जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, और सामान्यतः इसी भाषा का प्रयोग करते भी हैं। दूसरा, इतिहास के विभाजन का आधार बनाया लिपि को, लेखनी को, और लेखनी के आधार पर इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का क्या तात्पर्य है? इतिहास का वह काल जिस काल का मानव पढ़ा लिखा नहीं था। यानी कि हम लेखनी की बात कर रहे हैं। मानव पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास उसकी अपनी कोई लिपि थी ही नहीं, और जब उसके पास उसकी लिपि थी ही नहीं तो आज के इतिहासकार उसको पढ़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। यानी कि इतिहास का वह काल जिस काल के मानव की अपनी कोई लिपि नहीं थी, वह काल क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड जिस कालखंड में मानव की अपनी लिपि थी, लेकिन हम वर्तमान इतिहासकार उस लिपि को ठीक तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसा काल जो है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह काल जहां से मानव की लिपि को ठीक तरीके से पढ़ा जा सका है, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। जैसे एक बालक होता है ना, तो एक बालक देखिए, जब वो बालक बालिका कोई भी हो, छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता है तो 2-3 साल तक क्या है, उसकी अपनी कोई लिपि नहीं होती है। ठीक है, वैसे घूमता रहता है लेकिन समझता थोड़ा बहुत है, बोलता है, गूंगा करता रहता है। तो यानी कि वो किस काल में था? वो प्राग ऐतिहासिक काल में। जब थोड़ा सा वो बड़ा होता है तो एक कॉपी वॉपी पकड़ता है, पेन पकड़ता है, वो अब उस पर क्या लिखता है वही जानेगा, दूसरा कोई नहीं जान पाता। हम लोग भी नहीं समझ पाते कि क्या बना रहा है। ठीक है, तो वह काल उसका क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। कि भैया अब वही लिखे हैं वही पढ़ें। अगर 50 साल बाद वो कॉपी मिल जाए तो भी हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, जो लिखा है वही जानेगा। अब वो क्या जानता था वही जाने। और तीसरा, जब वही बालक बड़ा हो जाता है और जब वो टाइप करने लगता है, ठीक है, और उस टाइप की ही बातों को हम और आप भी समझ जाते हैं, तो वह काल कौन सा कहलाता है? ऐतिहासिक काल। तो इस हिसाब से, लेखनी के हिसाब से आप लोग किस काल में हैं? कौन कह रहा है हम प्रागैतिहासिक काल में हैं? ऐतिहासिक काल में हो ना। यानी कि आप कुछ भी टाइप करोगे तो सब पढ़ लिया जाएगा, नहीं पढ़ लिया जाएगा। तो ये काल जो है, तो इस तरीके से अगर लेखन को
स्क्रिप्ट को आधार माने। जब कभी भी आपको लेखन शब्द बोल दिया जाए, स्क्रिप्ट यानी कि लिपि बोल दिया जाए, तो इतिहास का विभाजन आप इसी रूप में करेंगे। अगर हम आपसे पूछे कि लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन, तब आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इसके अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? पाषाण कालीन सभ्यता को। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति भी आ जाती है। ठीक है, वो आद्य ऐतिहासिक। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। हां, जिस दिन पढ़ लिया जाएगा उस दिन सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से कट जाएगी। वो किस में आ जाएगी? ऐतिहासिक काल में। और सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर के बाद जब आप एक तरीके से महाजनपद काल में एंट्री करते हैं 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तब महाजनपद काल के अंतिम चरण से अगर आप देखें तो लिपि वगैरह का प्रयोग जो हो रहा है उसको इतिहासकार पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो वहां से शुरू हो जाता है आपका ऐतिहासिक काल। विशेष करके मौर्य काल से आप मान सकते हैं। कहां से मान सकते हैं? मौर्य काल से। यानी कि मौर्यों से लेकर के आज तक का जो इतिहास सन 47 तक का, वो किस काल में आ जाएगा? ऐतिहासिक काल। देखिए, यहां पर हमने आधुनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया, लिपि के आधार पर बांटा है। तो लिपि के आधार पर इस तरह शब्दावली प्रयोग की जाएगी। तो अभी क्या लिखे हैं? प्रागैतिहासिक काल। तुरंत इसको लिखिए। प्रागैतिहासिक काल में इतिहास का वह काल, इतिहास का वह काल, काहे लिख नहीं रहे हो? इतिहास का वह काल जिस काल के मानव की, जिस काल के मानव की अपनी कोई लिपि नहीं थी, जिस काल के मानव की अपनी कोई लिपि नहीं थी, अपनी कोई लिपि नहीं थी। अर्थात 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 काल का मानव, अर्थात अर्थात उस काल का मानव पढ़ा लिखा नहीं था। अर्थात उस काल का मानव पढ़ा लिखा नहीं था। उस काल का मानव पढ़ा लिखा नहीं था। उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। लिखिए, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। इस काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता को पढ़ा जाता है या रखा जाता है। इस काल के अंतर्गत, इस काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता को रखा जाता है। पाषाण कालीन सभ्यता को रखा जाता है। ठीक है, अब दूसरा लिख लीजिए बाबू, आद्य ऐतिहासिक काल। सेकंड लिख लीजिए, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। बातें क्लियर हो रही है ना? देखो, आप लोग घबराइएगा नहीं, एक बार नहीं 10 बार हम समझाएंगे। बस ये है कि आप समझते रहिएगा। हमें तनिक भी कहीं पर कठिनाई, कहीं पर भी तनाव नहीं होता। आप जितनी बार चाहेंगे उतनी बार, सामूहिक रूप से नहीं पूछना चाहेंगे तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछ लीजिएगा, बशर्ते कि मस्त होकर के, समझ करके। क्योंकि पढ़ाई की नहीं, हम समय की महत्ता को समझते हैं। दोबारा ये टाइम कभी आने वाला नहीं है। ठीक है, और मैं ये भी मान के चलता हूं कि दोबारा आप फिर कोचिंग करेंगे नहीं। इसलिए कि नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है, आजकल की फीस इतनी कम है कि कभी भी आप कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितनी देर तक कोचिंग करेंगे उतना समय भी तो आपको देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, समय की महत्ता है। पैसे की महत्ता आप कोचिंग जगत के लिए बहुत कम रह गई है। आप जितना फीस देके पढ़ाई कर रहे हैं उससे कई गुना तो आप रहने और खाने का खर्चा करते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोबारा से कभी ऐसा ना रहे कि फिर से आपको ये सब पढ़ना पड़े। एक बार कंक्रीट समझ लीजिए, हमारी जिम्मेदारी है। आप फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करते रहे, दिक्कत नहीं आएगा। आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह काल, इतिहास का वह काल, इतिहास का वह काल जिस काल का मानव
जिस काल का मानव पढ़ा लिखा तो था, जिस काल का मानव पढ़ा लिखा तो था, पढ़ा लिखा तो था, किंतु उसकी लिपि को, किंतु उसकी लिपि को अभी तक इतिहासकार ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाए, अभी तक इतिहासकार ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाए, अभी तक ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाए। इस काल के अंतर्गत, इस काल के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति के इतिहास को रखा जाता है, तथा वैदिक संस्कृति के इतिहास को रखा जाता है, वैदिक संस्कृति के इतिहास को रखा जाता है। तीसरा लिख लीजिए बाबू, ऐतिहासिक काल। तीसरा लिख लीजिए, ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह काल, इतिहास का वह काल जिस काल से, जिस काल से लिपि को, लिपि को, लिपि यानी कि लेखन, लिपि को आसानी से पढ़ा जा सकता है, जिस काल की लिपि को आसानी से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, वह काल ऐतिहासिक काल कहलाता है, वह काल ऐतिहासिक काल कहलाता है, वह काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस काल के अंतर्गत मौर्य काल से लेकर, मौर्य काल से लेकर वर्तमान समय, वर्तमान समय के इतिहास को, वर्तमान समय तक, मौर्य काल से लेकर वर्तमान समय तक के इतिहास को रखा जाता है। ठीक है, मौर्य काल से लेकर वर्तमान समय तक के इतिहास को रखा जाता है। तो अब एक चीज बताइए बाबू, दो आधार तो हमने बता दिया है, एक तो सामान्य, और अभी सामान्य आधार पर आपसे डिस्कस करना है, उसको मैंने लिखा तो दिया है लेकिन उस पर आपसे बात करनी है। एक तो लिपि, एक तो सामान्य आधार हो गया, एक दूसरा आधार लिपि के आधार पर, स्क्रिप्ट के आधार पर, इसको आप समझ गए। और तीसरा एक और आधार है मानव द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण के आधार पर। ठीक है, तो तीसरा आधार बनाइए उपकरण के आधार पर, उपकरण के आधार पर, उपकरण के आधार पर। बस 5 मिनट और मेहनत, उसके बाद चीजें समझ जाएंगे। थक तो नहीं गए ना? उपकरण के आधार पर देखिए, उपकरण के आधार पर अगर इतिहास के विभाजन को देखा जाए तो संयोग ऐसे बनता है कि उपकरण के आधार पर भी इतिहास को 3 ही भागों में बांटा गया है। मजेदार बात यह है, सामान्यतः इतिहास का विभाजन 3 भागों में, और आधार अगर तय किया जाए तो उसके आधार पर भी 3 भागों में, तो हर जगह 3-3 भाग दिखा।
एक तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, जो सामान्य विभाजन हो गया, उसके आधार पर लिपि के आधार पर भी 3 भाग, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। और उपकरण के आधार पर देखिए, अच्छा हमेशा ध्यान दीजिएगा हम 1947 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 2026 की बात नहीं कर रहे हैं, 1947 तक। तो इस आधार पर देखिए, उपकरण के आधार पर, उपकरण के आधार पर भी 3 भाग में। पहला इतिहास का एक ऐसा काल था जिस काल के मानव ने पाषाण के उपकरण बनाए, यानी कि पाषाण के हथियार बनाए। उनका जीवन पाषाण पर निर्भर था, ठीक है। पशुओं से रक्षा के लिए और पशुओं के शिकार के लिए वो पाषाण के बने उपकरण का प्रयोग करते थे। यानी कि एक ऐसा काल था मानव जीवन का जिसमें मानव जीवन अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पाषाण पर निर्भर था, पाषाण के उपकरण पर निर्भर था। तो उस काल को पाषाण काल, यानी कि उस काल का जो उपकरण था वो क्या था? पाषाण उपकरण। एक समय ऐसा आया कि पाषाण उपकरण से मानव आगे बढ़ा, तब उसने शुरू कर दिया धातु उपकरण का प्रयोग। किसका? धातु उपकरण, धातु यानी कि मेटल। और मानव ने सबसे पहले अपने जीवन में आप देखेंगे तांबे का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया। तो अब जब मानव तांबे का प्रयोग कर रहा है तो उसी के साथ साथ मानव ने टीन का भी प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? टीन का प्रयोग किया। और मानव ने तांबा और टीन को पिघला करके बना दिया कांसा। क्या बना दिया? कांसा, जिसको ब्रोंज कहा जाता है। तो यानी कि मानव पत्थर के बाद जो है सीधे वो टीन, तांबा और ब्रोंज में प्रवेश कर गया। तो यानी कि एक समय ऐसा आया जब मानव ने तांबे का या ब्रोंज का उपकरण बनाना शुरू कर दिया। तो एक युग वह लंबे समय तक चला। और फिर एक समय के बाद जब मानव ने लोहे की खोज कर ली, तब मानव ने लोहे का उपकरण बनाया। अब देखिए, पत्थर का उपकरण बना रहा था तो पत्थर का उपकरण बनाएगा, और जब वह तांबे का उपकरण बनाने लगेगा, कांसे का उपकरण बनाने लगेगा, तो पत्थर के उपकरण का प्रयोग कम करेगा ना, क्योंकि पत्थर की तुलना में तांबा और कांसा और तेज धार होगा। और जब मानो लोहे का उपकरण बना लेगा, तब वह बाकी तांबे और कांसे के उपकरण का प्रयोग कम कर देगा, क्योंकि उसकी तुलना में लोहे के उपकरण तो तेज धार वाले होते हैं ना, बड़े मजबूत। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जब मानव लोहे का उपकरण बना लिया तब वह पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग बंद कर दिया। नहीं, उसका भी प्रयोग करता था, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम। आज आप बताइए, आज आप जिस युग में हैं, क्या पत्थर के उपकरण का प्रयोग कभी कभी नहीं करते हैं? करते हैं। गांवों में देखिए लड़ाई झगड़े होते तो सबसे पहले ईंटा पाथर उठ जाता है, नहीं उठता है। बाकी तो अलग अलग प्रकार का निकलता ही है हथियार, कभी कभी गलत तरीके से, लेकिन उसकी भी महत्ता है। लेकिन वो हल्का उपकरण माना जाता है। क्या माना जाता है? हल्का उपकरण। इतना ही नहीं, गर्मी का मौसम आ रहा है, अब बाग में जो है आम ओम के छोटे छोटे टिकोरे लग जाते हैं। अब कई बार देखिए उसको तोड़ने के लिए आप जाते हैं तो वहां देखिए गुलेल का प्रयोग किए हैं। कितने लोग गुलेल कितने लोग चलाए हैं? अच्छा, आप लोग समझ पा रहे हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ऐसे गुलेल होता है, ऐसे मारते हैं। हाँ, अच्छा, नहीं, जैसे कभी कभी लगता है कि पूछना पड़ जाता है। नहीं, वो गुलेल ऐसे रख करके खींच के इसे मारते हैं। अच्छा, वो तो कंचा होता है। गोली भी खेल ली है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आम ओम तोड़ने के लिए आप लोग गुलेल का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बताइए, वो भी एक उपकरण है कि नहीं? उपकरण है ना। लेकिन अब उसको उस रूप में, कुछ लोग तो गुलेल से पक्षी भी मार देते थे, लेकिन है कि नहीं, बहुत से शिकारी इसमें ऐसे होंगे जिनका निशाना अचूक होता होगा। हालांकि कुछ लोग उसमें रख के संदेश भी भेजते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा वो पकड़े जाने की पूरी संभावना थी, है ना। अब कुछ लोग तो इतने गड़बड़ वाहियात होते हैं कि भाव अपना रहता है, नाम किसी और का रहता है ना। अब उसके युद्ध घर चल रहा है। अब यहां से तीन घर दूर वहां से निशाना लगा देते थे। अगर जिसके घर पहुंचा और जिसको मिलना था उसको मिला तो भी समस्या कि भाव किसके, नाम किसके, और दूसरे के घर पहुंच गया तो भी समस्या। चारों तरफ अल्लाह ही अल्लाह। ये गुलेल उलेल वाले अपना प्रयोग बहुत करते थे ऐसे। अब ये मत पूछना गुरु जी आपको कैसे पता है, हम गुलेल उलेल नहीं भेजते उसते थे, है ना। तो ध्यान रखना है। तो कहने का हमारा भाव, कहने का मतलब यह है कि आज मैसेज भेजने के बहुत सारे साधन है, लेकिन उसका भी एक साधन हो सकता है। तो वैसे मानव जीवन में पहले पत्थर की भूमिका थी, तो पत्थर का प्रयोग हुआ। जब मानव ने कांस के बने उपकरण का प्रयोग किया तो उसको भी साथ लेके चला, लेकिन कांसा या तांबा का उपकरण
प्रमुखता हो गया। और जब मानव ने लोहे के उपकरण का प्रयोग किया तो ये दोनों अब उतने प्रमुख नहीं रहे जितना कि लोहा। तो उपकरण के आधार पर भी मानव ने पूरे इतिहास को तीन भागों में, पहला जब मानव पाषाण के उपकरण का प्रयोग किया तो उसे पाषाण काल कहा गया। जब मानव ने तांब और टीन और कांसा को मिलाकर के उपकरण का प्रयोग किया गया तो उसे ताम्र और फिर कांस्य काल के रूप में देखा गया। और यह समय कब तक चला? लगभग उत्तर वैदिक काल के आसपास तक। और उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे जब लोहे का प्रयोग हुआ तो उसके बाद उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में लोहे का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग होने लगा। आप देखेंगे उसके बाद क्या शुरू हो गया? लौह युग शुरू हो गया, लौह काल। और लोहे का अस्त्र शस्त्र आप देख रहे अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो पत्थर का प्रयोग यानी कि उपकरण के आधार पर पहला हो गया पाषाण उपकरण, पहला हो गया पाषाण उपकरण, ये समझ रहे हैं नहीं? दूसरा आप समझ लीजिए कि ताम्र प्लस कांस्य, कांस्य उपकरण, और तीसरा हो गया लौह उपकरण। यही तीन काल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इसका उपकरण किस काल में प्रयोग हुआ? पाषाण काल में। किस काल में हुआ? पाषाण काल में। तांब और कांस्य के उपकरण का प्रयोग कब हुआ? सिंधु घाटी की सभ्यता और प्लस वैदिक संस्कृति में। क्योंकि देखिए वैदिक काल के अंतिम चरण में लोहे का प्रयोग हो रहा है ना, तो लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी, लेकिन खोज होते ही उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं होगा। जब खोज कर लिया जाएगा तब धीरे धीरे उसको प्रयोग में लाया जाएगा। तो लोहे का बहुत बेहतर ढंग से प्रयोग वैदिक काल के समाप्ति होते होते शुरू हुआ, इसीलिए वैदिक काल को हम इसी में रख लिए। और तीसरा लौह उपकरण यानी कि वैदिक के बाद से, वैदिक के बाद से। तो देखिए इस आधार पर तीन विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? तो उपकरण के आधार पर लिखिएगा। नंबर एक पाषाण उपकरण। अभी एक क्वेश्चन भी हम आपसे बनवाएंगे। नंबर एक पाषाण उपकरण, पाषाण उपकरण। ठीक है बाबू, इसमें लिखिएगा इतिहास का वह काल, इतिहास का वह काल जिस काल का मानव, इतिहास का वह काल जिस काल का मानव। क्लास में क्या दिक्कत है? बफरिंग उफरिंग हो रहा है, बच्चे लिख रहे हैं। इधर से तो ठीक है मुन्ना, सब ऑनलाइन जो विद्यार्थी हैं सबके मोबाइल फोन में या सिस्टम में दिक्कत हो रहा है कि किसी एक के? अच्छा, ये बाबू क्या लिखे हैं? इस काल का मानो, इतिहास का वह काल जिस काल का मानो पत्थर के बने उपकरण का प्रयोग किया वह पाषाण काल कहलाया। या पत्थर के बने, रुक जाइए, इस काल का मानो पत्थर के बने उपकरण का प्रयोग करता था, पत्थर के बने उपकरण का प्रयोग करता था, पत्थर के बने उपकरण का प्रयोग करता था। इस काल के अंतर्गत, इस काल के अंतर्गत, इस काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता को रखा जाता है। इस काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता को रखा जाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है बाबू? ताम्र प्लस कांस्य उपकरण। दूसरा लिखिए ताम्र प्लस कांस्य उपकरण। ताम्र प्लस कांस्य उपकरण। देखिए इस काल का मानो, इस काल का मानो, इस काल का मानो तांबे और कांस्य से बने उपकरण का प्रयोग, तांबे और कांस्य के बने उपकरण का प्रयोग, के बने उपकरण का प्रयोग, उपकरण मतलब औजार, समझ रहे हैं ना? के बने उपकरण का प्रयोग अपने जीवन में अधिकता से किया, बने उपकरण का प्रयोग अपने जीवन में अधिकता से किया। अपने जीवन में अधिकता से किया।
इस काल के अंतर्गत, इस काल के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति को देखा जाता है, को देखा जाता है, को वैदिक संस्कृति को देखा जाता है। एक चीज बाबू यहां कर लेना, ब्रैकेट में लिख लेना, हालांकि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी। ब्रैकेट में लिख लेना, हालांकि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी। आगे सब हम आपको पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंजी खेड़ा वगैरह में। हालांकि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी। हालांकि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी। और तीसरा लिख लीजिए बाबू, लौह उपकरण। तीसरा लौह उपकरण, इतिहास का वह काल इतिहास का वह काल जिस काल के मानव ने, जिस काल के मानव ने अपने जीवन में, अपने जीवन में लोहे के उपकरण का प्रयोग अधिकता से किया। लोहे के उपकरण का प्रयोग अधिकता से किया। लोहे के उपकरण का प्रयोग अधिकता से किया। वह काल लौह काल के नाम से जाना जाता है। लौह, लौह काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के अंतर्गत इस काल के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद से लेकर, उत्तर वैदिक काल के बाद से लेकर वर्तमान समय तक के इतिहास को, उत्तर वैदिक काल के बाद से लेकर, उत्तर वैदिक काल के बाद से लेकर वर्तमान समय तक के इतिहास को देखा जाता है। बस अब जरा एक क्वेश्चन आप लोग बता देंगे तो मैं मान लूंगा कि आप कुछ चीजें समझ में आ गई। 5 मिनट और क्लास ले सकते हैं ना? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं, सुन लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, मतलब मैं आगे पीछे लिख रहा हूं, कोई क्रम से नहीं लिख रहा हूं। ठीक है ना बाबू? दूसरा मैं लिख देता हूं ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। तीसरा मैं लिख देता हूं आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरी तरफ मैं यहां लिख देता हूं, यह समझिए कि लेखन, लेखन और ये है, यानी कि जो लिपि है, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं, एक लिख देते हैं डबल टिक, यानी कि लिपि है, इसका भाव है कि लिपि है और इसको पढ़ा जा सकता है। एक लिख देते हैं जो है, इसका मतलब ये होगा कि लिपि है भी नहीं और पढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। एक लिख देते हैं कि इसका मतलब लिपि है किंतु इसको पढ़ा नहीं जा सकता। फिर एक यहां पर मैं बनाता हूं और यहां बनाता हूं तांबा, ताम्र प्लस कांस्य। एक बना देता हूं पाषाण
और एक लिख देता हूं लौ, और फिर एक और यहां लिख देता हूं पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल। यहां लिख देता हूं जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, और यहां लिख देता हूं मौर्य काल। मौर्य काल। चलिए एक एक करके इसको मैच किया जाए। देखिए पहले इस वाले से सबको मैच कर लेते हैं। अच्छा बताइए, प्राग ऐतिहासिक काल है, इस प्राग ऐतिहासिक काल को इसमें किस वाले से मैच किया जा सकता है? सेकेंड। सब लोग समझ रहे हैं ना? ठीक है, यानी कि इस काल में लिपि है ही नहीं, पढ़ने का कोई प्रश्न नहीं है। चलिए अब इस प्रागैतिहासिक काल को इससे मैच करिए। इसमें कौन सा सभ्यता देखा जाए? पाषाण। बहुत बढ़िया, यानी कि यहां पर यह चीज हो गया। अब इस प्रागैतिहासिक काल को इसमें से कौन सा? पाषाणकालीन सभ्यता। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल का इसमें कौन सा होगा? ऐतिहासिक काल पहला। गुड, बहुत बढ़िया, पहला। इस ऐतिहासिक काल का इसमें कौन सा होगा? लौ काल। श्योर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे टाइगर, बहुत बढ़िया। इस ऐतिहासिक काल का इसमें मौर्य काल। क्या बात है। आद्य ऐतिहासिक काल में यही बचा, यही हो गया। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल इसमें ताम्र हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल इसमें सिंधुघाटी सभ्यता। अच्छा अब ये लिपि वाला देखा जाए, लिपि का और इसमें। तो अब जैसे मान लीजिए मैं बोला कि लिपि है और पढ़ भी सकते हैं, तो ये किस में आएगा? श्योर, बहुत बढ़िया। लिपि है और पढ़ भी सकते हैं, किस काल में? लौ काल में। लिपि नहीं है, पढ़ने की बात ही नहीं है, पाषाण में। लिपि है, पढ़ नहीं सकते, बहुत बढ़िया। अब इसको इसके साथ मैच करिए। लिपि है, पढ़ सकते हैं, मौर्य काल। गुड। और इसके बाद क्या है? नहीं है और नहीं भी, पाषाण काल। है और नहीं पढ़ सकते, सिंधुघाटी सभ्यता। गजब। इसमें जरा ये देखिए, ताम्र प्लस कान से सिंधुघाटी, पाषाण, पाषाण काल, लौ, मौर्य काल। बहुत शानदार। ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। हम कुछ कोई जोर नहीं लगाए, बस आधे घंटे तक हम आपके बीच में बक 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 करते रहे, सुनाते रहे, और सारी चीजों का जवाब आपने दे दिया। इस चार्ट के सारे मैच करना इतना आसान नहीं था, जब तक कि आप इस चीज को ईमानदारी से नहीं पढ़ पाते। तो और मान करके चलिए कि ये जो पहली दूसरी क्लास है, इससे ज्यादा कठिन कोई क्लास है ही नहीं। मतलब कि अब धीरे 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 सहज क्लास, और फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। एक सुंदर सा हेडिंग लिख करके रुक जाइए, और हम चाहेंगे एक दिन और आपके बीच में हम आ जाएं। अभी जैसे आपके बीच जो डेमो क्लास है, जियोग्राफी हो गया, डेमो हिस्ट्री का 2 क्लास हो ही गया कल और आज का, साइंस का भी आज सेकंड है, इसके बाद इकोनॉमी और पॉलिटी, ये 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है ना। तो इकोनॉमी और पॉलिटी, अगर ऐसा कुछ रहेगा, आप सबकी इजाजत रहेगी, तो इकोनॉमी और पॉलिटी के साथ, मतलब अगर कोई एक रोक करके एक क्लास और हम आपको कंटिन्यू कर लेंगे तो कोई दिक्कत? ठीक है। और अगर नहीं भी रहा तो जहां पर भी हम आपको हेडिंग लिख करके रोक रहे हैं, तो जब हमारी अगली मुलाकात होगी, यानी कि अभी तो कल का डेमो 2 सब्जेक्ट का, हो सकता है कि कल हम आपके साथ जुड़े। ठीक है, तो अब जो, क्योंकि हम जो पढ़ाने के लिए हकीकत में आए थे वो अब शुरू होता। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हम इन सब बातों पर चर्चा नहीं करते, तो जो जिस चीज को हम पढ़ाने वाले थे, तो हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आप क्या है कि आप लिहाज बस कह नहीं पाते, ठीक है, और हमें ये लगने लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर वो मजा नहीं आता है, जब तक कि दोनों तरफ से ये भावना आए कि जो मैं समझा रहा हूं और आप समझ रहे हैं। तो उस टॉपिक को करने के लिए इतनी सारी चीजें, और यहां से प्रश्न बनता है परीक्षा में, ध्यान रखना। और आप जितने लोगों ने भी बताया है वो मान करके चलिए कि बहुत बेहतर। जो नहीं बता पाए हैं उनमें से बहुत सारे लोग थे जो समझ रहे थे, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। कुछ एक ऐसे विद्यार्थी हैं, मैं आपको बता दूं, कि जो नहीं समझ पा रहे थे। तो बाबू मैं उनको ये बात बता दूं, जिनको तनिक भी समझ में नहीं आया है, अगर आप कहो ईमानदारी से तो मैं कहूं, हा बेटा अभी भी वक्त है, आप अपना धंधा बदल लो। आपसे आपको कभी समझ में नहीं आएगा। मैं ईमानदारी बता रहा हूं, ये कोई खेल नहीं है जिसको खेलने के लिए आप चले हुए हैं कि हम एसडीएम बन जाएंगे, डीवाईएसपी बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, और जमाने को दिखा देंगे, दुनिया को दिखा देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे कस्में खा करके लास्ट में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाओगे।
अगर इतनी बातें जिसमें से एकदम समझ में नहीं आया तो आप अपने बगल वाले से भी चर्चा मत करके बताएगा हमें समझ में नहीं आया। मैं आपको खुल के बता रहा हूं, और एकदम ऑनलाइन कैमरा, हो सकता है कि हमारा 2-4 एडमिशन कम हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी जिंदगी कम से कम बची रहे, सुरक्षित रहे। एकदम आज ही जाकर कॉपी किताब बंद कर देना, तनिक भी और जबरदस्ती करोगे तो फिर 4 साल बाद हमें फोन करोगे। और अभी से ही आपके अंदर बहुत सारे अन्य कौशल कुशलता और भी जुड़े होंगे, उसमें अपने आप को बेहतर करके बहुत आगे बढ़ जाओगे। हम जैसे टीचरों को जब तुम लोग खूब पैसा कमा लोगे तो बुलाना कि गुरु जी आइए, एक एडटेक कंपनी खोले हुए हैं, उसमें आपको पढ़ाना है, तो हम आपके वहां पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया और इसके बावजूद भी आप लड़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर व्रत निशान। जब तक सिल पर निशान पड़ेगा ना तब तक 3-4 पीढ़ी निकल जाएगी, तुम निशाने बनाते रह जाओगे। तो अपने पास वो वक्त नहीं है। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, चीजें समझ में आई हैं, तभी तैयारी करना, नहीं तो आज ही बंद करके घर का पैसा मत बर्बाद करना। रूम रेंट, खाना पीना, क्लास, कोचिंग, तुरंत जाओ और धंधा पानी शुरू कर दो एकदम। और अगर समझ में आ गया है तो एकदम आंख बंद करके लग जाओ, क्योंकि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ हो ही नहीं सकता। तो समझ में आ गया है तो एकदम आशीर्वाद है, बने रहो। और नहीं समझ में आया मुन्ना तो निर्णय ले लेना, किसी से मत बताना, बोल देना तबीयत नहीं ठीक है, मन नहीं लग रहा है, हम घर वापस जाना चाह रहे हैं। घर चले जाना, वहां से तुरंत टिकट कटाना, दिल्ली, मुंबई या कहीं पर भी, मस्त ठेकेदार बन करके आना। अब फोन करना, अरे गुरुजी की हाल है, एडटेक कंपनी खोल रहा हूं, पढ़ा दो मास्टर। आप देखिए, आप समझ नहीं समझ रहे हमारी बात को, क्योंकि मुन्ना हमें 20 साल हो गया, 13 साल से पढ़ा रहा हूं, उतने साल तैयारी एकदम मैं अपनी आंखों से सारी चीजें मैं देखता हूं। तो थोड़ा सा इस अनुभव का लाभ ले लेना, जबरदस्ती मत लड़ना। अगर लड़ पा रहे हो तभी लड़ना, अदरवाइज नहीं। तो जिनको जिनको समझ में आ गया है वो एकदम कमर कस लें और बेहतर करने की तैयारी, और जिनको नहीं आया है वो घबराएंगे नहीं, वो कहीं और बेहतर करेंगे। चलिए एक हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। हेडिंग लिख लीजिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हमें चर्चा करना है, मानव सभ्यता का इतिहास। मानव सभ्यता का इतिहास, ठीक है। तो एक बार और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।